हेलो टू यू ऑल। इस बार 2023 एटॉमिक स्ट्रक्चर को कवर कर रहे हैं और इसके पहले मैंने जो वीडियोस बनाए थे 2022 एटॉमिक स्ट्रक्चर का वो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, इट इज़ ऑब्जर्व दैट कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे स्पेक्ट्रा ऑफ एन एलिमेंट शोज़ रेगुलरिटी। ठीक है, ये देख लो, ये तो सीधा दिख गया हमें। ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का क्वेश्चन है। मेंडलीफ ने कहा था कि जो भी पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ उनके एटॉमिक मास के प्रोपोर्शनल होती है। ध्यान रखना, एटॉमिक मास वर्ड यूज़ किया था। ठीक है, बाद में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आया। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के कॉन्सेप्ट में जब एक्सरे इंसिडेंट कराया गया मेटल सरफेस पे, एलिमेंट पे, सॉरी ठीक है, मतलब एक्सरे जनरेट हुआ, मैं एग्जैक्टली थोड़ा भूल गया। कुछ करते हैं मेटल सरफेस से, इससे एक्सरे जनरेट होती है। एक्सरे, इस एक्सरे का जो वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी होती है, इसका अंडर रूट लोगे, यानी अंडर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी वर्सेस जेड, ये स्ट्रेट लाइन आता है, जो कि ये कर्व यहाँ दिया हुआ है। और यही जो स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, जिसके बेसिस पे, क्योंकि ये एकदम रेगुलर स्ट्रेट लाइन आ रहा है जेड के साथ, तो कहा गया कि एक्चुअल में एटॉमिक मास नहीं, एटॉमिक नंबर को हमें रेफरेंस लेना चाहिए। यानी उनकी जो भी प्रॉपर्टीज़ होती है उनके एटॉमिक नंबर का पीरियोडिक फंक्शन है। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट है और इसी ग्राफ को यहाँ पे इसने यूज़ कर दिया है। ठीक है, तो अब मैंने अंडर रूट बता ही दिया, तो इसका मतलब अंडर रूट करने के लिए एन की वैल्यू को हाफ होना चाहिए, क्योंकि एन पावर में है, तो एन हैज़ टू बी हाफ। ये है। सेकेंड आते हैं, इफ़ द वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ पास्चन इन हाइड्रोजन एटम इज 720 नैनोमीटर। देखो, अब इसके लिए आपको लाइमन, बाल्मर, पास्चन, ब्रैकेट और पी फंड सीरीज़ के बारे में पता होना चाहिए। फिर ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फर्स्ट लाइन, ये सब अभी मैं बता भी दूंगा। देन द वेवलेंथ ऑफ सेकेंड लाइन ऑफ दिस सीरीज़, इसी सीरीज़ के सेकेंड लाइन का वेवलेंथ पूछा गया है। तो पहले मैं आपको बताता हूँ कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फर्स्ट लाइन एंड सेकेंड लाइन। पास्चन को ही रेफरेंस लेके मैंने यहाँ पर डायग्राम बनाया है। ये देखो भाई, पास्चन का मतलब होता है बेस ऑर्बिट 3, यानी हायर ऑर्बिट से थर्ड ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉन जंप करे तो जो भी रेडिएशन आएंगे वो सब पास्चन सीरीज़ के पार्ट होंगे। तो ये थर्ड है, तो पहला ट्रांजिशन हो सकता है 4 से 3 में, इसको कहते हैं फर्स्ट लाइन। 4 से 3 वाला ये होगा फर्स्ट लाइन, ये इसी का वेवलेंथ दे रखा है तो मैंने लिख दिया। जब 5 से 3 में आओगे सेकेंड लाइन, 6 से 3 में थर्ड लाइन्स, ठीक है, एंड सो ऑन। तो आपसे सेकेंड लाइन यानी 5 से 3 वाले का पूछा गया है, तो ये हुआ पास्चन का। अब कभी भी वेवलेंथ आपसे पूछा जाए कि इलेक्ट्रॉन उछल कूद मचाए विद इन द ऑर्बिट, हायर से लोअर में आ जाए और लैम्डा जनरेट करे, तो इस लैम्डा को निकालने के लिए फार्मूला जो है रेबर कांस्टेंट वाला फार्मूला वो यूज़ करते हैं। ये रहा वो फार्मूला। क्या होता है भाई, 1/λ RH, यहाँ पे जेड स्क्वायर, तो सिंस इसने बात की थी हाइड्रोजन एटम की इसलिए मैंने वो लिखा नहीं। वैसे एग्जैक्ट फार्मूला आप देखो मैंने नीचे लिख दिया है जेड स्क्वायर के साथ। अच्छा, यहाँ पे भी जेड स्क्वायर छूटा हुआ है, मैं मेंशन कर देता हूँ, RH जेड स्क्वायर। लेकिन ये सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए एप्लीकेबल है, यानी कि अगर मान लो आप हीलियम के लिए अप्लाई करोगे नहीं होगा। हाँ, हीलियम प्लस के लिए हो जाएगा, क्योंकि हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन है, प्लस का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन हमने निकाल दिया। अब ये सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज़ है। वैसे ही लिथियम 2+ के लिए एप्लीकेबल होगा एंड सो ऑन। तो सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए एप्लीकेबल होता है, ये चीज़ याद रखना, क्योंकि इसमें हम बोर्स फॉर्मूले को यूज़ करते हैं जो कि सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए एप्लीकेबल होता है। तो अब इसी को मैं अप्लाई कर रहा हूँ 2 केसेस में। सबसे पहले 720 के लिए इक्वेशन बनाते हैं, तो 1/720 RH, जेड तो 1 हो गया, मैंने पहले ही बता दिया, हाइड्रोजन एटम है तो। और इसके लिए पुट कर रहा हूँ, तो ये लोअर ऑर्बिट को रिप्रेजेंट करता है, ये हायर ऑर्बिट को। तो लोअर ऑर्बिट यहाँ पे 3 है, 1 मिनट ये छूट गया कर्सर। लोअर ऑर्बिट यहाँ पे 3 है और हायर ऑर्बिट यहाँ पे 4 है, तो इन दोनों को मैंने पुट कर दिया। आई हैव गॉट द इक्वेशन 1। ओके, अब आ जाओ मैं दूसरे वाले के लिए, इसके लिए इक्वेशन फिर से लिखता हूँ। इस बार हायर ऑर्बिट 5 है, लोअर ऑर्बिट 3 है, तो 1/λ, इसको मैंने लैम्डा ही रहने दिया, इसी की वैल्यू चाहिए। RH 1/9 - 1/25, लोअर 3 था तो 3 का स्क्वायर हुआ, हायर 5 था 5 का स्क्वायर हुआ। अब इन दोनों को आप डिवाइड कर दो, ठीक है, तो डिवाइड किया, इधर भी डिवाइड किया, आई हैव गॉट दिस इक्वेशन। अब मैं इसके आगे नहीं बढ़ रहा, इसको आप खुद से सिंप्लीफाई करके लैम्डा निकाल लेना। अब स्टोरी है कि कभी भी एक इलेक्ट्रॉन हायर से लोअर में आए तो हमारे लिए कौन कौन से फार्मूला यूज़फुल है और क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है। तो देखो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो बन सकता है कि आपसे ये पूछ दे
कि देखो भाई इलेक्ट्रॉन 10 ऑर्बिट से n=1 तक आ रहा है या 10th ऑर्बिट से 5th ऑर्बिट तक आ रहा है, उस प्रोसेस में कितने स्पेक्ट्रल लाइंस पॉसिबल है। तो मान लो 10 से 5th का है तो 10 से 9 पॉसिबल है, 9 से 8 पॉसिबल है, 8 से 7 पॉसिबल है, ऐसे ही 10 से 8 पॉसिबल होगा, 10 से 7 भी पॉसिबल होगा। तो ऐसे करके कितनी पॉसिबिलिटी बन सकती है। तो सबसे पहला वही चीज़ है। तो यहाँ पे मैंने हायर ऑर्बिट को n2, लोअर ऑर्बिट को n1 लिखा। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन n2 से n1 में आ रहा है, उसका ट्रांजिशन हो रहा है, तो सबसे पहला पूछा जाता है नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। आपको क्या करना है, हायर ऑर्बिट माइनस लोअर ऑर्बिट का सिग्मा। जैसे अभी मैंने जो क्वेश्चन दिया था कि 10 से 5 के बीच में कितने स्पेक्ट्रल लाइन पॉसिबल होंगे, तो इतने होंगे। आप कहोगे सर ये तो सिग्मा 5 हो गया। मैं कहूँगा बिल्कुल, सिग्मा 5 क्या होगा, 1 + 2 + 3 + 4 + 5, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने समझा दिया। दूसरा फिर पूछा जाता है वेवलेंथ क्या होगा। मान लो फिर कहते हैं ठीक है चलो 10 से 5 के बीच में टोटल सिग्मा 5 स्पेक्ट्रल लाइंस बनेंगे, लेकिन उसमें से 10th से 7th में जो आ रहा है उसकी वेवलेंथ क्या होगी। तो उसके लिए फिर आपको ये रेबर्ग वाला फॉर्मूला जो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ये रेबर्ग वाला फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। 1/λ = RH × Z², 1/n1² - 1/n2²। तो अभी फ़िलहाल इस फॉर्मूले का यूज़ करके क्वेश्चन फ्रेम किया गया था, कभी इसका भी यूज़ हो सकता है। आते हैं नेक्स्ट। कह रहे द नंबर ऑफ s इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एन आयन विथ 55 प्रोटॉन्स इन इट्स यूनिपॉजिटिव स्टेट। तो देखो यूनिपॉजिटिव का मतलब एक पॉजिटिव चार्ज है और टोटल s इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, एटॉमिक नंबर 55 है। तो सबसे पहले देखो प्रोटॉन 55 है, तो सबसे पहले ढूंढना होगा प्रोटॉन का मतलब ये जेड हो गया है कि इस एटॉमिक नंबर वाला एलिमेंट लाई कहाँ कर रहा है। तो इसके लिए मैं स्टूडेंट को बोलता हूँ कि इतना याद रख लो, नोबल गैसेस हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन, और ये 118 वाले को UUO, यूनी ऑक्टियम। ठीक है, पीरियोडिक टेबल अगर आपने पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ के मेरे वीडियोस देखे होंगे तो बहुत बार आता है। तो अभी ये फिलहाल पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ का क्वेश्चन यहाँ पे आ गया तो मैं बता रहा हूँ। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन और UUO लिख दिया। हीलियम का 2 याद रखना है, उसके बाद 2 बार 8 ऐड करना है, तो 8 ऐड करके 10, फिर इसमें 8 ऐड करो 18, फिर 2 बार 18 ऐड करना है, तो 18 ऐड किया 36, फिर 18 ऐड किया 54 और 2 बार 32 ऐड करना है। तो 2 × 8, 2 × 18, 2 × 32 एंड फाइनली विल रीच टू द एटॉमिक नंबर द लास्ट वन। तो इस ढंग से हमने अरेंज कर लिया सभी के एटॉमिक नंबर को। ये होता है फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ पीरियड का मतलब इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट थर्ड होगा, इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट फोर्थ होगा, इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट फिफ्थ होगा, लाइक दिस। तो मैंने ये ऑलवेज स्टूडेंट को रिकमेंड करता हूँ। इसके अलावा एफ ब्लॉक जो भी एलिमेंट्स है, 2 ही एफ ब्लॉक के हैं, नीचे ऐसे करके पीरियोडिक टेबल में लिखा रहता है। तो उसमें 4f एलिमेंट आता है एंड 5f एलिमेंट आता है। इनका रेंज एटॉमिक नंबर का याद रखो, ये 57 से शुरू होता है 71 तक, 89 से 113। आपको क्या सर मान लो हम भूल गए तो, मैं कहूँगा भूल गए तो कोई बात नहीं, ये 6 पीरियड में होता है। ये देखो इसीलिए इसको कहते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। आउटर मोस्ट इसका ऑर्बिट 6 होता है, 6s2 फिल हो चुका होता है तब 4f फिल हो रहा होता है, तो इसीलिए आउटर मोस्ट ऑर्बिट 6 होने के कारण 6 पीरियड का है। तो आप 6 पीरियड को उठा लो। एक मिनट, मेरे से कुछ गड़बड़ हो गया, 6 पीरियड में तो मिसमैच हो रहा है। हाँ ठीक है, मतलब हाँ 6 पीरियड को उठा लो, इसी में ये इस साइड है, नहीं कोई मिसमैच नहीं हुआ, मैं कन्फ्यूज़ हो रहा था, यहीं पे है इस पीरियड का पार्ट। तो कैसे यहाँ तक पहुँचेंगे, मान लो भूल जाओ तो इसको उठाओ। ये ग्रुप 18 होता है, सभी को पता है, ग्रुप 18 है नोबल गैस। तो यहाँ से उठाओ 54 है, 55 एस ब्लॉक का होगा, 56 भी एस ब्लॉक का, ये फर्स्ट ग्रुप का हुआ, ये सेकेंड ग्रुप का हुआ, और जैसे ही थर्ड पे आओगे ना, थर्ड पे तो शुरू हो जाएगा 57 से शुरू हो जाएगा, तुमको पता चल गया। ऐसे ही मान लो आप पूछो कि सर 5f, तो मैं कहूँगा 5 जो है इसमें 2 ऐड करो तो 7 पीरियड इसी में पीछे यहाँ पे होगा, यहाँ पे। तो इसको कैसे पता करेंगे, तो ये रहा। और एक चीज़ और, इनका ग्रुप नंबर ऑलवेज 3 होता है, ये भी याद रखना, ओनली ग्रुप नंबर 3 होता है इसका। जितने भी एलिमेंट है, 14 एलिमेंट होते हैं, 14 के 14 3 में होते हैं। वैसे इसका 86, 87 फर्स्ट ग्रुप, 88 सेकेंड ग्रुप, और फिर ग्रुप थर्ड यही आ गया, ग्रुप थर्ड 89, और इसमें 14 ऐड कर दो, प्लस 14 कर दो, वही मैंने किया, प्लस 14 ऐड करके 113 तक, इसमें भी 14 ऐड करो तो 71 तक। तो आपको इतना याद रखना है। तो खैर अभी एफ ब्लॉक वाला जो डिस्कशन हो गया वो तो एडिशनल हो गया फ्लो में, ठीक है ना, क्योंकि सारी चीज़ें एक साथ हैं। अब मैं इसको दिखाता हूँ कि इसको ढूंढो। तो सबसे पहले नियरेस्ट नोबल गैस ढूंढ लो, ये रहा 54। तो 54 फिफ्थ पीरियड का है,
तो आपको पता है कितने होते हैं, 1 2 3 ऐसे करते करते हम 18 तक जाते हैं। 18 के बाद फिर से अगले वाले पीरियड में आ जाते हैं। तो ये किस पीरियड का है, 54 फिफ्थ पीरियड का है। तो फिफ्थ पीरियड में ये रहा यहाँ पे जो नोबल गैस है ये है 54, इसका एटॉमिक नंबर जेनॉन का। तो 55 किधर होगा, सिक्स पीरियड का पहला एलिमेंट यानी फर्स्ट ग्रुप का पार्ट होगा। अगर ये सिक्स पीरियड का पहला एलिमेंट है तो इसका आउटर कन्फिग्रेशन 6s1 होगा। तो 55 का जो कन्फिग्रेशन है, 55 का आउटर कन्फिग्रेशन 6s1 है। और ये यूनी पॉजिटिव है, एक पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब एक पॉजिटिव लाने के लिए इसको हटा दिया। तो अब हमें पता चल गया अब इसमें कौन कौन से s बचेंगे। तो आप कहोगे सर 5s बचेगा, 4s बचेगा, 3s बचेगा, 2s एंड 1s। और हर एक में 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, 2 कर दो तो टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स, फोर्थ ऑप्शन आ जाएगा। चलो नेक्स्ट, क्या द रेडियस ऑफ द सेकेंड ऑर्बिट ऑफ Li2+ इज x। देखो सेकेंड ऑर्बिट ऑफ Li2+ का x दे दिया। अब इसी के टर्म में आपको थर्ड ऑर्बिट ऑफ B3+ निकालना है। तो कुछ नहीं करो, सबसे पहले आप फॉर्मूला लिख दो। तो ये मैंने लिख दिया रेडियस का फॉर्मूला एटॉमिक स्ट्रक्चर में, R 0.529 n²/z, ये एंगस्ट्रॉम में होता है, इसको याद रख लो। ये जो वैल्यू होती है हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट, जो भी कॉन्स्टेंट्स होते हैं ना, चाहे रेडियस का हो, वेलोसिटी का हो, एनर्जी का हो, ये कॉन्स्टेंट फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम को रिप्रेजेंट करता है। तो इसीलिए बहुत बार इसको हम R0 भी लिख देते हैं। तो इसको हम R0 लिख के ऐसे भी लिख सकते हैं, R0 z n²/z। अब Li+ के लिए इसे अप्लाई करते हैं। तो Li+ का सेकेंड ऑर्बिट है और उसका रेडियस x दिया हो, तो रेडियस की जगह मैंने x पुट कर दिया, = R0 n²। सेकेंड ऑर्बिट है तो 4 हो गया। और Li का Z 3, एटॉमिक नंबर 3 है तो 3 पुट कर दिया, ये इसका आ गया। ऐसे B3+ के लिए इसके रेडियस को R रहने दिया, R0, थर्ड ऑर्बिट है तो 3 का स्क्वायर, और इसका एटॉमिक नंबर 4 है तो 4। बस अब दोनों का रेशियो ले लो, दिस डिवाइडेड बाय दिस कर दो, तो x/r = सिंप्लीफाई होके रेडियस की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग मेटल हैव सिमिलर वैल्यू ऑफ स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट इन द गैसियस स्टेट। देखो भाई स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट मिला है, तो पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये होता है म्यू एंड गिवन बाय √n × n+2 बोर्स मैग्नेटॉन, ये यूनिट होती है। यहाँ पे n होता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो कहने का मतलब जिसमें भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बराबर होंगे वो हमारा आंसर हो जाएगा। ये आयंस दे रखे हैं और ये इनका रिस्पेक्टिव एटॉमिक नंबर भी दिया है। तो ये मैंने सभी एटॉमिक कन्फिग्रेशन को लिख दिया है। वैसे हमें सिर्फ इनका चाहिए था, इन 4 का। तो इसको मैं रेड से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आ जाओ, सबसे पहले वेनेडियम, ये देखो न्यूट्रल जो वेनेडियम है उसका ये कन्फिग्रेशन है, लिखना बहुत आसान है। 23 है तो जो सेकेंड वाले डिजिट है ये वाली 3 वो डी के इलेक्ट्रॉन है, और 4s2 सभी में कांस्टेंट होगा, एक्सेप्ट 2 जगह एक्सेप्शन आता है, एक क्रोमियम पे आएगा, एक कॉपर पे आएगा। वही हाफ फील्ड और फुल फील्ड का चक्कर फंसता है डी का। तो ये कन्फिग्रेशन है। अब वेनेडियम पे चार्ज दिया है 3+, तो इसका मतलब 3 इलेक्ट्रॉन हटाना है, तो 2 यहाँ से चला गया S वाला और एक डी से गया, तो ये रह गया 3d2। अब 3d2 का मतलब है डी में 5 बक्से बनाओ, 1 2 3 4 5 हो गए, 1 2 3 4 5, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन रख दो, तो दोनों के दोनों तो अनपेयर्ड ही होंगे ना, तो इसीलिए इसके लिए n की वैल्यू हो गई 2। ऐसे ही क्रोमियम, देखो क्रोमियम मैंने लिख भी दिया था, आइडियली होता इस रूल के अकॉर्डिंग सेकेंड डिजिट डी के इलेक्ट्रॉन में जाता है, यानी 3d4 और 4s2 कॉमन होता है। लेकिन अब अगर d5 हो जाए तो हाफ फील्ड होता है, और हाफ फील्ड की एक्सचेंज एनर्जी ज़्यादा होने के कारण ज़्यादा स्टेबल होता है, तो इसीलिए ये तो अब होने से रहा, एक इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफ़र करके, ये इसका कन्फिग्रेशन है। अब अगर इस कन्फिग्रेशन को लेके चलें, क्रोमियम में 3+ है तो 3 इलेक्ट्रॉन हटाना होगा, तो एक ये गया और 2 यहाँ से गया, तो 3d3 रह गया। 3d3 का मतलब इसमें 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही आयरन का भी सेम एक्सप्लेनेशन, आयरन पे चार्ज कितना है 2+, तो 2+ का मतलब है 4s2 गायब हो गया, 26 था, 4s2 गायब, तो 3d6 रह गया। अब 3d6 को प्लॉट करोगे 6 को तो कैसा आएगा, 1 2 3 4 5 6, ये आएगा 3d6, यानी इसमें 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो इसका n लिख दो 4। निकल 28 होता है तो 3d8 4s2, और इस पर 3+ चार्ज दिया हुआ है, तो 3+ का मतलब है 2 ये गया और एक यहाँ से गया 3,
ठीक है 2 और ये 1 3, अरे ये तो 7, कुछ गड़बड़ हो गया क्या मेरे से? जस्ट एक मिनट मुझे एनालाइज करने दो। 3 क्योंकि फिर तो किसी का ही नहीं आएगा। जस्ट एक मिनट मैं एनालाइज कर लूँ क्या मिस्टेक हो रहा है, कहीं कोई गलती नहीं हो रहा है, फालतू में मैं कंफ्यूज हो रहा था। 3d7 है, 3d7 का मतलब इसमें 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन रहेंगे। 1 2 3 4 5 6 7, 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, तो देखते हैं 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन, यहाँ लिख दो n=3। तो ये और ये केस ऐसे हैं जहाँ पे ऐसा आ रहा है, यानी क्रोमियम का और निकल का, यानी 2 एलिमेंट्स जिनका स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट सेम आ रहा है। हेडिंग फॉर द नेक्स्ट कह रहा है द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ हाइड्रोजन एटम इन लाइमन सीरीज इज लैम्डा। देखो पहले तो मुझे इसका मतलब बताना होगा, फिर पूछ रहा है द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इन बाल्मर सीरीज ऑफ He+ इज। ठीक है, तो शॉर्टेस्ट और लॉन्गेस्ट क्या है? अभी मैंने बताया था लाइमन सीरीज़ के बारे में आपको, लाइमन बाल्मर पाशन ब्रैकेट, अच्छा वो बताया नहीं था शायद, लिख दिया था मैंने यहाँ पे। देखो लाइमन सीरीज़ होता है हायर ऑर्बिट से n=1, बाल्मर हायर से n=2, पाशन हायर से n=3। हायर मतलब जैसे पाशन की बात करें, ये बता भी दिया था पाशन में, मान लो ब्रैकेट की बात करें n=4 इसका बेस ऑर्बिट है, यानी 5 से 4, 6 से 4, 7 से 4, 8 से 4, ये सारे जो वेवलेंथ्स जनरेट होंगे, स्पेक्ट्रल लाइन जनरेट होंगे, वो सारे ब्रैकेट सीरीज़ के पार्ट होंगे। तो यहाँ पे लाइमन की बात हो रही है और बाल्मर की बात हो रही है। ठीक है, जो अभी प्रेजेंट क्वेश्चन को हम डील कर रहे हैं, ये रहा। तो मैंने लाइमन ले लिया, लाइमन के लिए बेस ऑर्बिट 1 है, तो सबसे पहला केस लिया n=1 2 3, ऐसे करते करते इन्फिनिटी तक जाओ, एक इलेक्ट्रॉन n=इन्फिनिटी से जंप करके आ जाए n=1 में, तो इससे जो स्पेक्ट्रल लाइन जनरेट होगी ये भी लाइमन का ही पार्ट है। लेकिन इस केस में देखो मैक्सिमम n=इन्फिनिटी से n=1 के बीच में एनर्जी गैप मैक्सिमम होगा, E मैक्सिमम होगा, और ये होता है hc/λ, तो इस हिसाब से जो लैम्डा आएगा इन्वर्स होने के कारण मिनिमम आएगा, क्योंकि मिनिमम होगा तभी तो E मैक्सिमम होगा। तो कभी भी अगर किसी का मिनिमम लैम्डा पूछा जाए तो इसका मतलब है शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, मिनिमम मतलब शॉर्टेस्ट वेवलेंथ पूछा जाए, इसका मतलब है जो जो ट्रांजिशन हो रहा है n=इन्फिनिटी से हो रहा है। अब आ जाओ मैक्सिमम वेवलेंथ का क्या मतलब है। अब लाइमन में मैक्सिमम कब होगा? जब एनर्जी मिनिमम होगा। एनर्जी मिनिमम कब होगा? जब इसका फर्स्ट लाइन हो। फर्स्ट लाइन का मतलब n=1 इसका बेस ऑर्बिट है लाइमन का, तो इससे जस्ट ऊपर वाले से उछल कूद हो, यानी n=2 से अगर जंप होगा तो इसकी एनर्जी मिनिमम होगी और इससे लैम्डा मैक्सिमम होगा। तो फर्स्ट लाइन स्टैंड फॉर द मैक्सिमम, और इन्फानाइट से अगर जंप होगा तो वो मिनिमम के लिए मिनिमम लैम्डा को रिप्रेजेंट करेगा। पहला तो ये स्टोरी है। अब आ जाओ अप्लाई करते हैं शॉर्टेस्ट ऑफ लाइमन। तो लाइमन का शॉर्टेस्ट मैंने लिख दिया 1/λ, क्योंकि इसका लैम्डा हमें दे रखा है वेवलेंथ, =RH, हाइड्रोजन एटम है तो Z हो गया 1, तो 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/इन्फिनिटी का स्क्वायर, क्योंकि n=1 इसका बेस ऑर्बिट है और इन्फिनिटी से जंप करना है फॉर द शॉर्टेस्ट। इसको सिंप्लीफाई किया तो RH आ गया 1/λ, इसी को मैं अगले में यूज़ कर लूँगा। अब आते हैं लॉन्गेस्ट के लिए। लॉन्गेस्ट है हीलियम है और बाल्मर सीरीज़ है। तो बाल्मर सीरीज़ में आप कहोगे सर n=2 इसका होता है बेस ऑर्बिट, मैं कहूँगा बहुत अच्छी बात। और आप कहोगे कि सर इसके लिए पूछा है लॉन्गेस्ट, मैंने उल्टा कर दिया है क्या? ये मिनिमम था, शॉर्ट नहीं, ठीक है लॉन्गेस्ट, मैक्सिमम मैंने लिखा था इसीलिए, ठीक है लॉन्गेस्ट। तो लॉन्गेस्ट का मतलब है मैक्स, तो मैक्स का मतलब है इसका एक ऊपर वाला लो और ये ट्रांजिशन होगा। ठीक है, बस स्टोरी ख़त्म हो गई। यानी इस केस में 1/λ मैक्स जो हमें चाहिए लॉन्गेस्ट, RH Z², तो हीलियम एटम है इसका Z2 होगा, तो 2 का स्क्वायर इंटू 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/3 का स्क्वायर। बस अब आप इसको सिंप्लीफाई करो, सिंप्लीफाई करके आप लैम्डा मैक्स निकाल लो। ठीक है, 9λ/5 आएगा। नाउ हेडिंग फॉर द नेक्स्ट, assume that the radius of first Bohr orbit of hydrogen atom is 0.6 angstrom. The radius of third Bohr orbit of He+ is, देखो कुछ नहीं करना है, आपको ये फॉर्मूला लिखना है, और ये मैंने बता दिया था पहले भी कि R0 जो होता है फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम के रेडियस को बताता है। अब इसने हाइड्रोजन एटम को बता दिया है, फर्स्ट बोर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम 0.6, यानी फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम ही दे दिया, तो इसको मैंने यहाँ पे पुट कर दिया और मैंने एक फॉर्मूला ऐसे रेडी कर लिया।
बस अब इसे में R3 निकालना है, हीलियम एटम है, पुट कर दो। R3 इक्वल 0.6, हीलियम एटम है और थर्ड ऑर्बिट है, तो जेड की एन की जगह 3 पुट करो तो 3 का स्क्वायर 9, और हीलियम एटम है तो Z2, सिंप्लीफाई करो, इतना आंसर 2.7 एंगस्ट्रॉम। नाउ नेक्स्ट, द एनर्जी ऑफ 1 मोल फोटोन ऑफ रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी दिस मच इन जूल पर मोल। देखो इसने कहा है 1 मोल, नोटिस हमें करना है, और ये रही उसकी फ्रीक्वेंसी, फोटोन है, तो फोटोन की एनर्जी का फॉर्मूला आपको पता है h न्यू, और 1 मोल के लिए बात कर रहा है इनटू एवोगाड्रो नंबर। ख़त्म हो गई कहानी, यही मैंने यहाँ पे लिख दिया। 1 फोटोन की एनर्जी h न्यू, 1 मोल के लिए इतना, सारी वैल्यूज़ दी हुई है, खुद से पुट करके वैल्यू निकाल लेना है। आ जाओ, कह रहे हैं द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी एकोमोडेटेड इन n इज इक्वल टू 4th ऑर्बिट में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट हो सकते हैं। तो देखो भाई n इज इक्वल टू 1, तो जो ऑर्बिट नंबर होता है उतने सब ऑर्बिट्स होते हैं, तो इसलिए इसमें सिर्फ s। n इज इक्वल टू 2 में 2 सब ऑर्बिट s एंड p, थर्ड ऑर्बिट में 3 सब ऑर्बिट्स s p d, n इज इक्वल टू 4 में 4 सब ऑर्बिट s p d f, हर एक के इलेक्ट्रॉन लिख दो। इसमें 2 आ सकते हैं, p में 6, d में 10, f में 14, टोटल 32 विल बी द आंसर। नाउ हेडिंग फॉर द नेक्स्ट, ये तो IIT का रिपीट क्वेश्चन है। कह रहा है द वेव फंक्शन साई फॉर द 2s इज़ गिवन बाई, बड़ा सा एक्सप्रेशन दे दिया 2s के लिए साई की वैल्यू। पूछा r इज इक्वल टू आर नॉट, रेडियल नोड इज फॉर्म्ड, देन आर नॉट इन टर्म ऑफ ए नॉट क्या होगा। ठीक है, रेडियल नोड है, तो पहले मैं आपको बता देता हूँ, कभी भी ऑर्बिटल आपसे पूछा जाए, साई दे के ऑर्बिटल, तो उसके लिए क्या करना है, 4πr² साई स्क्वायर के डिफ्रेंशिएशन को d/dr को 0 के इक्वल करना है, क्योंकि मैक्सिमा को रिप्रेजेंट करता है ऑर्बिटल, वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। तो मैक्सिमम मिनिमा का ये कंडीशन होता है कि फर्स्ट डिफ्रेंशिएशन इसका 0 हो, और अगर नोड आ जाए तो साई स्क्वायर को 0 करना होता है। तो ये लो भाई, इसके स्क्वायर को आप होल करके 0 करो, तो इसका मतलब ये वैल्यू भी 0 होगी, दोनों साइड अंडर रूट करके देख लो ना, 0 का अंडर 0 ही है, ये वैल्यू 0 होगी, और ये वैल्यू कब 0 होगी, जब ये वाली वैल्यू 0 हो जाए, तो इसी को मैंने 0 कर दिया, तो यहाँ से r इज इक्वल टू 2a0 आ गया, यही हमारा आंसर है। नाउ हेडिंग फॉर द नेक्स्ट, विच ट्रांजिशन इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम वुड हैव सेम वेवलेंथ एज बाल्मर टाइप फ्रॉम n इज इक्वल टू 4 टू n इज इक्वल टू 2 ऑफ He+। तो देखो कह रहा है कि एक ट्रांजिशन हो रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में आ रहा है। ठीक है, तो पहली बार H एटम है, तो H एटम में कौन सा ट्रांजिशन हो, यानी लोअर ऑर्बिट N1, हायर ऑर्बिट N2, तो मुझे N1 और N2 की वैल्यू पूछी गई है कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जंप करे, जो भी वेवलेंथ हो वो हीलियम के बाल्मर टाइप, ठीक है ना, बाल्मर टाइप मतलब n इक्वल टू, इसने खैर दे दिया, वो लैंग्वेज ना भी देता बाल्मर टाइप तो कोई दिक्कत नहीं थी, 4 से 2 में आए, n इक्वल टू 4 से n इक्वल टू 2 में जो भी हो, ये लैम्डा और ये लैम्डा इक्वल होना चाहिए। तो अगर लैम्डा दोनों का इक्वल है तो 1 बाई लैम्डा भी इक्वल होंगे, तो मैंने लिख दिया 1 बाई लैम्डा ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू 1 बाई लैम्डा ऑफ He+, जो गिवन है। अब पुट करते हैं 1 बाई लैम्डा का फॉर्मूला, अभी जो मैंने ऊपर बताया है, RH Z², हाइड्रोजन एटम है तो Z² 1 और N1² माइनस N2², क्योंकि दोनों में से कुछ भी नहीं पता है। हीलियम के लिए RH Z², Z की जगह मैंने 2 पुट कर दिया, क्योंकि हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, और इसके लिए ट्रांजिशन दिया हुआ है, लोअर है 2, हायर है 4, तो 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/4 का स्क्वायर, RH कैंसिल हो गया, और ये रह गया 1 मल्टीप्लाई होने के बाद दिस, और ये 2 इसमें मल्टीप्लाई करो तो कैंसिल हो गया, 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा। इस 2 के स्क्वायर को दोनों में मल्टीप्लाई करोगे तो बस अब कंपेयर कर दो। ठीक है, ये इसके इक्वल होना चाहिए, ये इसके इक्वल होना चाहिए, दोनों वैल्यूज़ इक्वल हो जाएंगी, यानी N1 की वैल्यू अगर 1 हो जाए और N2 की वैल्यू 2 हो जाए, हमारा काम हो गया। ठीक है, इसीलिए थर्ड ऑप्शन करेक्ट। तो पूछा गया इसने विच ट्रांजिशन, ओ गलत हो जाएगा, क्योंकि ट्रांजिशन हायर से लोअर में होता है, इसलिए अभी ये गलत हो जाता, 2 से 1 आएगा। नाउ नेक्स्ट, अरेंज द फॉलोइंग ऑर्बिटल्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी। ये तो n+l रूल पे है, देखो अब्बाउ ने यही कहा था, ये रहा अब्बाउ के रूल्स मैंने लिख दिया। अब्बाउ प्रिंसिपल में सिंपल है कि n+l कम तो एनर्जी कम, पहला चीज़। अगर n+l इक्वल हो जाए तो लोअर n लोअर एनर्जी। तो सबसे पहले आप कहोगे कि सर मैक्सिमम n+l इसका आएगा, देख लो ये रहा n, ये रहा l, ऐड करके देख लो 5 आएगा।
मिनिमम इसका आएगा 3 + 0 3 आएगा। तो इसका मतलब सबसे हाई एनर्जी पे ये होगा, सबसे लो एनर्जी पे ये होगा। तो डी हाईएस्ट पे और ए लोएस्ट पे, ये पता चल गया। अब बीच में कैसे अरेंज करेंगे, क्योंकि इनका n+l इक्वल है तो इसमें n चेक करेंगे, जिसका n कम हो। तो इसका n कम है 3, इसका n ज़्यादा है 4, तो 3 वाला आ जाएगा नेक्स्ट, और उससे ज़्यादा आ जाएगा बी वाला और 10। तो D, B, C, A सेकेंड ऑप्शन करेक्ट। नाउ नेक्स्ट आते हैं 13th पे। कह रहा है इलेक्ट्रॉन इन अ कैथोड रे ट्यूब have been emitted with a velocity 1000 meter per second. The number of following statement is are true about the emitted this. पहले ये होता क्या है ये मैं बताता हूँ। कैथोड रे ट्यूब में क्या होता है, लो प्रेशर पे एयर ली जाती है, यहाँ पे वैक्यूम ऑलमोस्ट बहुत ही कम 0.001 mm। इसके बाद इसमें हाई वोल्टेज पास किया जाता है, हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी 10,000 वोल्ट। तो इसमें एक पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होता है, एक नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होता है। कुछ भी मैं मान लेता हूँ ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव है। तो आप देखोगे यहाँ से पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ और रेज पास होना शुरू होंगी, जिसे हम कैथोड रे कहते हैं। तो कैथोड रे एक्चुअली इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है। अब इलेक्ट्रॉन हर एलिमेंट में होता है, ठीक है। तो जो भी इसमें तुम गैस ले लो, हीलियम ले लो या एयर ले लो, कुछ भी ले लो, जो इलेक्ट्रॉन है ये फंडामेंटल पार्टिकल है। हर एक में एक ही तरह का इलेक्ट्रॉन होता है, एक ही कैरेक्टरिस्टिक के साथ। तो हर एक में से यही इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। अब क्या क्या इसकी प्रॉपर्टी है, ये स्ट्रेट लाइन में मूव करता है, याद रखना स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा। ओपेक होता है, यानी इसमें कोई एक हार्ड मास रख दो तो उसका शेडो इधर बन जाएगा, ठीक है। कोई ओपेक ऑब्जेक्ट रखेंगे ना तो उसका शेडो अपोजिट में फॉर्म हो जाएगा। तो ये प्रूव करता है ये स्ट्रेट लाइन है। कोई लाइट व्हील रखोगे तो घूमना शुरू हो जाता है, जिससे पता चलता है कि इसमें मास है। कोई भी गैस बदल दो, हमेशा यही पार्टिकल्स निकलेंगे, इसी कैरेक्टरिस्टिक के साथ निकलेंगे। तो इसीलिए ये फंडामेंटल पार्टिकल है, फंडामेंटल पार्टिकल है। तो इतनी सारी कैरेक्टरिस्टिक हमें इसके बारे में इस एक्सपेरिमेंट से पता चलती है। तो आते हैं, पहला कह रहा है तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज इतना नैनोमीटर। तो देखो मैंने लिख दिया है कि इससे आप कैलकुलेट कर लो, मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा। लैम्डा डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकालने का लैम्डा h/mv, ये रहा वेलोसिटी दे रखा है, h दे रखा है और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दे रखा है। सबको पुट करके आप खुद निकाल के वेरीफाई करो। फिर कह रहा है द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिटेड डिपेंड्स ऑन मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रॉन। आप कह दो सीधा नहीं, कुछ भी नहीं भाई, ये तो फंडामेंटल पार्टिकल है, जब भी निकलेगा इलेक्ट्रॉन ही निकलेगा, कुछ और बदल ही नहीं सकता। हाउ, क्या ऐसा थोड़ा ही होता है कि अलग अलग ऑब्जेक्ट्स में अलग अलग तरह के इलेक्ट्रॉन होते हैं, सब में सेम ही इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्योंकि ये फंडामेंटल पार्टिकल है, इसलिए ये गलत हो गया। नेक्स्ट है कैथोड रे स्टार्ट्स फ्रॉम कैथोड एंड मूव्स टुवर्ड्स एनोड। बिल्कुल सही है, एकदम सही, ठीक है। कैथोड रे, अरे ये यहाँ पे मैंने उल्टा बना दिया, इसको चेंज करना होगा। ये नेगेटिव, अभी मैंने ध्यान दिया, और ये पॉजिटिव। भाई ये नेगेटिवली चार्ज है तो पॉजिटिव की तरफ मूव करेगा ना इलेक्ट्रॉन, वही चीज़ कह रहा है। मूव टुवर्ड्स एनोड, पॉजिटिव की तरफ मूव करता है, कैथोड से जनरेट होगी। येस, दिस इज ट्रू। ये कह रहा है द नेचर ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ गैस प्रेजेंट इन कैथोड रे ट्यूब। अगेन ये गलत, ठीक है। एमिटेड इलेक्ट्रॉन, कोई भी गैस कुछ भी हो, फंडामेंटल पार्टिकल होने के कारण, ठीक है, एक ही तरह का होगा, उस पर डिपेंड नहीं करेगा। नाउ हेडिंग फॉर द नेक्स्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ आयंस रिप्रेजेंट्स कलेक्शन ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़। देखो आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब है सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो। तो ये तो बहुत आसान है, इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ चीज़ें जैसे ये देखते ही पता चल गया ये ऑप्शन नहीं हो सकता है, क्योंकि BeMgCaSr यही होता है। तो Mg2+ और Ca2+, भाई इनमें कम से कम 8 इलेक्ट्रॉन का अंतर होगा, क्योंकि दोनों अलग अलग पीरियड को बिलोंग कर रहे हैं। ऐसे ही LiNa, इसी में का ये अलग अलग पीरियड को बिलोंग कर रहे हैं, एक ही ग्रुप के अलग अलग पीरियड के एलिमेंट, हो ही नहीं सकता है। ऐसे देखो BaSrCa, ये रहा, एक Ba भी बना देता हूँ, ये सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है। अब जैसे ही पीरियड अलग हुआ, कहाँ से हो सकते हैं, कम से कम इनमें 8 इलेक्ट्रॉन का फ़र्क होगा। तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ये देखो ये एक पीरियड के हैं, NOFS, अच्छा S गड़बड़ कर दिया, सॉरी S गड़बड़ है इसमें, S यहाँ पे आ गया, ये भी नहीं हो सकता है फिर तो। O2- एंड S2-, ठीक है ना। ये अलग अलग पीरियड के हो गए, मामला ख़त्म हो गया इसका, ठीक है। KCl ये हो जाएगा, देखो ये क्यों हो जाएगा, पोटेशियम,
19 होता है इसका एटॉमिक नंबर, एक हटा दो, ये दे रखा है, यहाँ से भी उठा सकते हो आप। 19 होता है, एक प्लस इसका मतलब ये हो गया 18। क्लोरीन कहाँ गया, 17 है, एक आपने ऐड कर दिया, ये भी हो गया 18। कैल्शियम 20 होता है, 2 प्लस का मतलब 2 हटा दिया, 18। स्कैंडियम 3 हटा दो, 3 हटाओगे तो 18। मैंने तो इसको यूज़ ही नहीं किया, ऑल्दो इसको यूज़ करते तो ये क्वेश्चन और आसान हो जाता। मैंने तो पीरियोडिक टेबल के बेसिस पे बता दिया आपको, वैसे लास्ट वाले को मैंने यूज़ करके बता दिया उस टेबल को, इसीलिए इसमें फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बस इतना ही क्वेश्चंस थे, इसके बाद आंसर आ गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।